जय श्री राम साथियों। तो देखिए, यह ऑपरेटिंग सिस्टम का मैराथन दूसरा पार्ट है। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि जितने लोग देखेंगे यदि वो चाहते हैं कि जावा का भी नोट से ही मैराथन कराया जाए, इसी प्रकार नोट से ही मैराथन कराया जाए, तो जितने लोग भी देखेंगे वो सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि जैसे ही जावा का मैं कराऊँगा और वीडियो अपलोड करूँगा तो तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। और यह जो है दूसरा पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का मैराथन का। और इसके पहले पार्ट को लेकर पहले पार्ट को लेकर और यह और जो बनाऊं और भी बनाऊंगा, यदि बनाऊंगा तो उसे भी लेकर प्लेलिस्ट बना दूंगा और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। और मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे दूंगा, आप ज्वाइन हो जाइएगा। मैं सभी PDF कल 12 बजे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, जो मैराथन कराया हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम का और इसका, और जो कराऊंगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम इसमें प्रोसेस और प्रोसेस स्टार्ट उसमें बताया था पहले मैराथन में, परंतु यहाँ से और और सही से समझ में आ सकता है यदि उसमें नहीं समझ पाए होंगे तो देखिए, प्रश्न आ सकता है प्रोसेस क्या है और प्रोसेस स्टेट के बारे में बताइए। तो इस प्रकार पहले प्रोसेस को देखते हैं। वह प्रोग्राम जो एक्सक्यूशन की प्रक्रिया में होती है प्रोसेस कहलाती है। वह प्रोग्राम जो एक्सक्यूशन की प्रक्रिया में होती है प्रोसेस कहलाती है। जनरली एक प्रोसेस के अंदर कई सारे प्रोसेस इंक्लूड रहते हैं, और इस प्रकार पॉइंट टू पॉइंट पॉइंट करके आप लिखेंगे तो अंक अच्छा मिलेगा। अगला है, एक प्रोसेस में फॉलोइंग पार्ट होते हैं। तो पार्ट कौन कौन से होते हैं? टेम्पररी डाटा सेक्शन। और टेम्पररी डाटा में आते हैं मेथड, पैरामीटर, रिटर्न एड्रेस, लोकल एड्रेस। और डाटा सेक्शन में ग्लोबल वेरिएबल। डाटा सेक्शन में ग्लोबल वेरिएबल आता है, इसे भी स्मरण रखेंगे। अगला पॉइंट है, प्रोसेस एक एक्टिव एंटिटी होती है। प्रोसेस जो है वह एक्टिव एंटिटी होती है, जिसमें प्रोग्राम काउंटर या स्पेसिफाई करता है कि नेक्स्ट कौन सा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा। देखिए, जो प्रोसेस होता है वह एक्टिव एंटिटी होती है। इसमें जो होता है प्रोग्राम काउंटर, इसमें प्रोग्राम काउंटर यह स्पेसिफाई करता है कि नेक्स्ट कौन सा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ तक प्रोसेस का हो गया। अब प्रोसेस स्टेट को देखते हैं। जैसे ही कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने वाला होता है वह अपनी स्टेट को चेंज करता है। जैसे ही कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने वाला होता है वह अपने स्टेट को चेंज करता है। प्रोसेस के स्टेट को उसकी एक्टिविटी के अकॉर्डिंग डिफाइन किया जाता है। देखिए, प्रोसेस के स्टेट को उसकी एक्टिविटी यानी कार्य के आधारित का अनुसार डिफाइन किया जाता है। किसी भी प्रोसेस की फॉलोइंग स्टेट हो सकते हैं। देखते हैं कौन कौन से स्टेट हैं। न्यू स्टेट, रेडी स्टेट, रनिंग स्टेट, वेटिंग स्टेट, टर्मिनेटर स्टेट। 5 प्रकार के रनिंग स्टेट हो सकते हैं। तो इन पांचों का यहाँ वर्णन किया गया है। न्यू स्टेट, इस स्टेट में प्रोसेस क्रिएट होता है। न्यू स्टेट में प्रोसेस क्रिएट होता है। रेडी स्टेट, प्रोसेस क्रिएट होने के बाद रेडी स्टेट में आती है। रेडी स्टेट में प्रोसेसर एलोकेट होने का वेट करता है। देखिए, न्यू स्टेट जो होता है उसमें प्रोसेस क्रिएट होता है, और रेडी स्टेट में प्रोसेस क्रिएट होने के बाद रेडी में आता है तो आता ही है। अगला पॉइंट है, रेडी स्टेट में प्रोसेसर एलोकेट होने का वेट करता है। रेडी स्टेट में प्रोसेसर एलोकेट होने का वेट करता है। रनिंग स्टेट, इस स्टेट में प्रोसेस के इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर जो रनिंग स्टेट होता है इस स्टेट में प्रोसेस के इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करते हैं। जब किसी प्रोसेस पर CPU और अदर रिसोर्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है तब वह एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करती है। रनिंग स्टेट में यदि इनपुट अथवा आउटपुट ऑपरेशन आता है तो कंट्रोल दूसरे प्रोसेस के पास चला जाता है। देखिए, रनिंग स्टेट में यदि इनपुट या आउटपुट ऑपरेशन आता है तो कंट्रोल जो होता है वो दूसरे प्रोसेस के पास चला जाता है। वेटिंग स्टेट, इस स्टेट में यदि प्रोसेस किसी इवेंट जैसे इनपुट अथवा आउटपुट ऑपरेशन के होने का वेट करता है। जो वेटिंग स्टेट होता है यह वेट करता है स्टेट में कोई प्रोसेस किसी इवेंट जैसे इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के होने का वेट करता है। वेटिंग स्टेट में प्रोसेस तब आती है जब उसे CPU के अलावा अदर रिसोर्स को आवश्यकता होती है।
वेटिंग स्टेट में प्रोसेस तब आती है जब उसे सीपीयू के अलावा अदर रिसोर्स की आवश्यकता होती है। टर्मिनेटेड स्टेट देखते हैं, जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो वह टर्मिनेटेड स्टेट में आता है। नीचे बने डायग्राम में प्रोसेस के डिफरेंट स्टेट को दिखाया गया। यह डायग्राम जो है इसे स्मरण कर लेना है। यह डायग्राम है प्रोसेस स्टेट का। न्यू स्टेट है, एडमिटेड हो रहा है रेडी स्टेट में, यह रनिंग स्टेट में जा रहा है, यहाँ इंटरप्ट हो रहा है, एक्सिट, टर्मिनेटेड, वेटिंग, इनपुट आउटपुट आर इवेंट वेट, इनपुट आउट और इवेंट कंप्लीशन। तो इस प्रकार से इस फिगर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखते हैं पीसीबी। यह भी पूछ सकता है पीसीबी क्या है, मतलब व्याख्या करें या संक्षिप्त नहीं, व्याख्या करने को आ सकता है। पीसीबी क्या है इसका व्याख्या करें या वर्णन करें, इस प्रकार पूछ सकता है। तो देखते हैं पीसीबी का पूरा नाम, यहाँ देखिए, पीसीबी का फुल फॉर्म प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक है। ऑपरेटिंग सिस्टम में एक प्रोसेस पीसीबी के द्वारा ही कंप्लीट की जाती है। ऑपरेटिंग सिस्टम में एक प्रोसेस पीसीबी के द्वारा ही कंप्लीट की जाती है। जैसे ही एक प्रोसेस क्रिएट होता है वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम उसके अकॉर्डिंग एक पीसीबी क्रिएट करता है। देखिए जैसे ही एक प्रोसेस क्रिएट होता है वैसे ही ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है उसके अकॉर्डिंग यानी कि उसके अनुसार एक पीसीबी क्रिएट करता है। जैसे ही प्रोसेस टर्मिनेट होता है वैसे पीसीबी को फ्री कर दिया जाता है। टर्मिनेट यानी कि पूर्ण होता है। एक पीसीबी में प्रोसेस से रिलेटेड फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन होते हैं। कौन कौन से इन्फॉर्मेशन होते हैं? प्रोसेस नंबर, प्रियोरिटी, प्रोसेस स्टेट, प्रोग्राम काउंटर, सीपीयू रजिस्टर, सीपीयू शेड्यूलिंग इन्फॉर्मेशन, मेमोरी मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, इनपुट अथवा आउटपुट स्टेटस इन्फॉर्मेशन। तो इस प्रकार रिलेटेड फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन है। अब इसे हम बारी बारी वर्णन करेंगे। इसका इसी प्रकार वर्णन करते हैं क्रम से। प्रोसेस नंबर, एवरी प्रोसेस को उसके प्रोसेस आईडी से आइडेंटिफाई किया जाता है। एवरी प्रोसेस को यानी प्रत्येक प्रोसेस को उसके प्रोसेस आईडी से आइडेंटिफाई किया जाता है, जिसे प्रोसेस नंबर कहते हैं। अब प्रियोरिटी क्या है? प्रियोरिटी को देखते हैं। एवरी प्रोसेस की एक स्पेशल मतलब प्रत्येक प्रोसेस की एक स्पेशल प्रियोरिटी होती है जिसके अकॉर्डिंग वह एग्जीक्यूट होती है। देखिए प्रत्येक प्रोसेस की एक स्पेशल प्रियोरिटी होती है जिसके अकॉर्डिंग वह एग्जीक्यूट होती है। प्रोसेस स्टेट, किसी प्रोसेस का स्टेट न्यू, रेडी, रनिंग, वेटिंग और टर्मिनेट हो सकता है। चूँकि 5 प्रकार के स्टेट होते हैं, न्यू, रेडी, रनिंग, वेटिंग और टर्मिनेटर, तो उसी में से कोई भी स्टेट यह हो सकता है प्रोसेस स्टेट में। प्रोग्राम काउंटर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होने वाला है उसे बताता है। सीपीयू रजिस्टर, कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बेस पर रजिस्टर के नंबर और टाइप डिफरेंट होते हैं। इसमें फॉलोइंग रजिस्टर आते हैं: एक्यूमुलेटर, इंडेक्स रजिस्टर, स्टैक पॉइंटर, जनरल पर्पस रजिस्टर। अगला पॉइंट है, जब भी प्रोसेसर एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस पर स्विच करता है तो पुराने प्रोसेस के प्रेजेंट स्टेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम काउंटर और रजिस्टर में सेव किया हो जाता है, जिससे प्रोसेस को फिर से स्टार्ट कर सकें। यहाँ तक स्मरण रखिएगा। पीसीबी का यहाँ तक है, यहाँ तक पीसीबी का है। अब सीपीयू शेड्यूलिंग इन्फॉर्मेशन नहीं, और भी देखना पड़ेगा। इनपुट आउटपुट स्टेटस इन्फॉर्मेशन, हाँ ये भी है। कहाँ तो पढ़ाया था? रुकिए, हाँ यहाँ तो पढ़ा दिया था। अब आगे वाला देखते हैं, उसी में है। और इसी में से प्रश्न छाट के पूछ सकता है।
CPU शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन, इसमें CPU द्वारा किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने में लगा सब टाइम, इसमें CPU द्वारा किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने में लगा टाइम शेड्यूलिंग क्यूज इंक्लूड रहते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, इसमें बेस और लिमिट रजिस्टर की वैल्यू पेज टेबल या सेगमेंट टेबल की इंफॉर्मेशन होती है। मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन में अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, इसमें CPU का अमाउंट, टाइम लिमिट, अकाउंट नंबर, जॉब और प्रोसेस नंबर की इंफॉर्मेशन इंक्लूड रहती है। इनपुट आउटपुट स्टेटस इंफॉर्मेशन, इसमें प्रोसेस को प्रोवाइड किए गए इनपुट और डिवाइस की लिस्ट, ओपन फाइल की लिस्ट की इंफॉर्मेशन इंक्लूड रहती है। इसे स्मार्ट कर लेना है। देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यह है PCB यानी कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक का डायग्राम यह है, इसे स्मार्ट कर लीजिएगा। इसमें पॉइंटर है, प्रोसेस स्टेट है, प्रोसेस नंबर, प्रोग्राम काउंटर, CPU रजिस्टर, CPU शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन, मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, इनपुट आउटपुट स्टेटस इंफॉर्मेशन, लिस्ट ऑफ ओपन फाइल, और इसी क्रम में आगे और भी कुछ हैं वो पढ़ते जाएंगे। PCB सिंपली प्रोसेस की इंफॉर्मेशन को सर्व करता है। ठीक है, अब शेड्यूलर देखते हैं। शेड्यूलर पूछ सकता है शेड्यूलर क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। तो यह लेक्चर पहले मतलब जो पहला मैराथन कराया था उसमें इसके बारे में बताया, वो दूसरे प्रकार से है। इसमें से समझ लीजिए, वो समझ में नहीं आया हो तो प्रोसेस का सिलेक्शन शेड्यूलर द्वारा किया जाता है। प्रोसेस का सिलेक्शन शेड्यूलर द्वारा किया जाता है। फॉलोइंग 3 टाइप के शेड्यूलर होते हैं। 3 टाइप के शेड्यूलर होते हैं: लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, मीडियम टर्म शेड्यूलर। या न्यू स्टेट है या रेडी स्टेट है। इस डायग्राम को स्मरण कर लीजिए। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या देखते हैं, इसे जॉब शेड्यूलर भी कहते हैं। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर को जॉब शेड्यूलर भी कहते हैं। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर यह डिसाइड करता है कि कौन सा जॉब इंटरमीडिएट प्रोसेसिंग के लिए इंक्लूड किया जाएगा। यह बहुत ही स्लो होता है क्योंकि यह बहुत सारे पैरामीटर को वेरीफाई करता है। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर प्रोसेस को डिस्क से सेलेक्ट करके मेन मेमोरी में एग्जीक्यूशन के लिए लोड करता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर प्रोसेस को डिस्क से सेलेक्ट करके जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर होता है वह प्रोसेस को डिस्क से सेलेक्ट करके यानी चुनकर मेन मेमोरी यानी कि मुख्य मेमोरी में एग्जीक्यूशन के लिए लोड कर देता है। अब शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर को CPU शेड्यूलर भी कहते हैं। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर जो होता है उसे CPU शेड्यूलर भी कहते हैं। यह प्रोसेस की इंटरमीडिएट प्रोसेसिंग के लिए CPU को एलोकेट करता है। इसका मुख्य उद्देश्य CPU का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है। CPU की स्पीड बहुत फास्ट है, इसलिए इसकी स्पीड फास्ट होती है। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर मेन मेमोरी से उन प्रोसेस को सेलेक्ट करता है जो एग्जीक्यूट करने के लिए रेडी स्टेट में रहती हैं। सेलेक्ट किए गए प्रोसेस के लिए CPU असाइन करता है। अब मीडियम टर्म शेड्यूलर क्या है, मीडियम टर्म शेड्यूलर प्रोसेस को स्वैप इन और स्वैप आउट कराने का कार्य करता है। जो मीडियम टर्म शेड्यूलर होता है वो प्रोसेस को स्वैप इन स्वैप आउट कराने का कार्य करता है। जैसे ही किसी प्रोसेस को सस्पेंडिंग कंडीशन कंप्लीट होती है, जैसे ही किसी प्रोसेस की सस्पेंडिंग कंडीशन कंप्लीट होती है, वैसे ही मीडियम टर्म शेड्यूलर प्रोसेस को मेमोरी एलोकेट करने और स्वैप इन करने के लिए तैयार रहता है। यह इसका डायग्राम है, आप इसे स्मार्ट कर लीजिएगा। देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए रोककर। अब आगे बढ़ते हैं हम। CPU शेड्यूलिंग क्या है, इसके बारे में लिखिए तो वो ऐसा इस प्रकार प्रश्न पूछ सकता है। तो CPU शेड्यूलिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जो यह डिटरमाइन करती है कि CPU के द्वारा कौन नेक्स्ट सर्विस हैंडल की जाएगी। देखिए CPU शेड्यूलिंग जो होता है वह एक एक्टिविटी है, यानी कार्य
जो करते हैं हम उसे एक्टिविटी कहते हैं। तो जो यह डिटरमाइन करता है कि CPU के द्वारा कौन नेक्स्ट सर्विस हैंडल की जाएगी। जनरली CPU शेड्यूलिंग 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, नॉन प्रीम्पटिव, प्रीम्पटिव। तो नॉन प्रीम्पटिव में केवल FCFS आता है, जिसे का पूरा नाम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है। और प्रीम्पटिव में आता है SJF, यानी कि शॉर्टेज जॉब फर्स्ट, जिसे SRTF भी कहते हैं। राउंड रोबिन आता है, प्रियोरिटी आता है HRRF, यानी कि हाईएस्ट रिस्पांस रेशियो फर्स्ट, LRTF, लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, मल्टीलेवल क्यू शेड्यूलिंग विथ फीडबैक। अब CPU शेड्यूलिंग क्राइटेरिया, ये पूछ सकता है कि CPU शेड्यूलिंग क्राइटेरिया को लिखिए। तो ये इस प्रकार लिखना, फॉलोइंग CPU शेड्यूलिंग क्राइटेरिया। देखिए निम्नलिखित CPU शेड्यूलिंग होती हैं, क्राइटेरिया होती हैं। कौन कौन से हैं? CPU यूटिलाइजेशन। तो CPU शेड्यूलिंग क्राइटेरिया निम्नलिखित हैं। पहला है CPU यूटिलाइजेशन, थ्रूपुट, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, रिस्पॉन्स टाइम। तो CPU यूटिलाइजेशन क्या होता है? जॉब को परफॉर्म करने से CPU हमेशा बिजी होना चाहिए। जॉब को परफॉर्म करने में CPU हमेशा बिजी होना चाहिए। CPU यूटिलाइजेशन को 0 to 100% में रिप्रेजेंट करते हैं। अगला CPU शेड्यूलिंग क्राइटेरिया में से अगला है थ्रूपुट। रुकिए, थ्रूपुट CPU के द्वारा एक यूनिट टाइम में कंप्लीट की गई प्रोसेस की संख्या को थ्रूपुट कहते हैं। CPU के द्वारा एक यूनिट टाइम में कंप्लीट की गई प्रोसेस को संख्या को थ्रूपुट कहते हैं। किसी भी सिस्टम का थ्रूपुट ऑलवेज मैक्सिमम होना चाहिए। किसी भी सिस्टम का थ्रूपुट ऑलवेज मैक्सिमम होना चाहिए। टर्न अराउंड टाइम, अगला टर्न अराउंड टाइम है प्रोसेस के स्टार्टिंग से फिनिशिंग तक के टोटल, प्रोसेस के स्टार्टिंग से फिनिशिंग तक के टोटल टाइम को टर्न अराउंड टाइम का मतलब प्रोसेस के प्रारंभिक से लेकर अंत तक जो समय लगता है उसे ही टर्न अराउंड टाइम कहते हैं। टर्न अराउंड टाइम का फार्मूला होता है फिनिशिंग टाइम माइनस स्टार्टिंग टाइम, फिनिशिंग टाइम माइनस स्टार्टिंग टाइम, या फिर बर्स्ट टाइम प्लस वेटिंग टाइम। तो स्मरण रखना है वेटिंग टाइम। अब देखते हैं प्रोसेस का रेडी क्यू में बिताया गया टाइम। प्रोसेस का रेडी क्यू में बिताया गया टाइम वेटिंग टाइम कहलाता है। वेटिंग टाइम हमेशा कम होना चाहिए। रिस्पॉन्स टाइम, प्रोसेस के सिस्टम में एंटर और उसके द्वारा दिए गए फर्स्ट रिस्पॉन्स, प्रोसेस के सिस्टम में एंटर और उसके द्वारा दिए गए फर्स्ट रिस्पॉन्स के डिफरेंस को रिस्पॉन्स टाइम कहते हैं। यानी कि रिस्पॉन्स टाइम इक्वल टू स्टार्टिंग टाइम माइनस अराइवल टाइम। अब FCFS क्या है? FCFS का फुल नेम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व CPU शेड्यूलिंग है। यह एक नॉन प्रीम्पटिव CPU शेड्यूलिंग है। इसमें एक बार CPU देखिए जो FCFS है इसका फुल फॉर्म फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व CPU शेड्यूलिंग है, जिस नाम से ही पता चल रहा है। और यह देखिए नॉन प्रीम्पटिव CPU शेड्यूलिंग है। और इसमें एक बार CPU प्रोसेस को सेलेक्ट करके तब तक एग्जीक्यूट कराया जाता है जब तक प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए। देखिए रेडी क्यू है, कंप्लीशन है, CPU है। अब इस मतलब डायग्राम को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वह आगे देखते हैं। अब FCFS के लाभ, ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एडवांटेज इसके, FCFS के एडवांटेज, FCFS सबसे इजी CPU शेड्यूलिंग है। FCFS सबसे इजी CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है। FCFS में एग्जीक्यूशन FIFO क्यू की हेल्प से की जाती है। FCFS का परफॉर्मेंस लॉन्ग प्रोसेस के लिए बेस्ड होता है। अब इसके डिसएडवांटेज हैं, एवरेज वेटिंग टाइम अधिक होता है, टाइम शेयरिंग सिस्टम में सूटेबल नहीं होता है।
एसजेएफ विथ नॉन प्रिम्पशन। एसजेएफ का फुल नेम शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है। एसजेएफ में जो प्रोसेस सबसे छोटी होती है उसे पहले सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद उससे बड़ी और लास्ट में सबसे बड़ी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराया जाता है। देखिए जो एसजेएफ होता है इसका फुल फॉर्म होता है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। एसजेएफ में जो प्रोसेस सबसे छोटी होती है, यानी कि जो प्रोसेस सबसे छोटी होती है उसे सर्वप्रथम सेलेक्ट किया जाता है और उसके बाद उससे बड़ी और लास्ट में सबसे बड़ी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराया जाता है। एसजेएफ विथ प्रिम्पशन और एसआरटीएफ। एसजेएफ के प्रिम्पटिव वर्जन को एसआरटीएफ कहते हैं। एसजेएफ के प्रिम्पटिव वर्जन को एसआरटीएफ यानी कि शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट सीपीयू शेड्यूलिंग भी कहा जाता है। इसमें रिमेनिंग टाइम के बेस पर प्रोसेस सेलेक्ट होती है। रिमेनिंग टाइम के बेस पर प्रोसेस सेलेक्ट होती है। यदि कोई प्रोसेस रन कर रहा है और कोई न्यू प्रोसेस क्यू में एंटर करती है और उसका सीपीयू बर्स्ट कम है तो वह एग्जीक्यूट होगी। एडवांटेज हैं, इसमें एवरेज वेटिंग टाइम कम होता है। इसमें एवरेज टर्न अराउंड टाइम भी कम होता है। इसमें थ्रूपुट हाई होता है। डिसएडवांटेज हैं, बार बार स्विचिंग से एसआरटीएफ में ओवरहेड आता है। इसमें स्टारवेशन पॉसिबल है। देखिए इसी जितना बड़ा हो इसमें अंदर से ही प्रश्न पूछ सकते, जैसे अब राउंड रोबिन में देखते हैं, ये नॉन प्रिम्पटिव में आता था राउंड रोबिन शेड्यूलिंग। तो राउंड रोबिन सीपीयू शेड्यूलिंग टाइम शेयरिंग और मल्टी यूजर सिस्टम में यूज किया जाता है। जो राउंड रोबिन सीपीयू शेड्यूलिंग और टाइम शेयरिंग और मल्टी यूजर सिस्टम में यूज किया जाता है, यहाँ सभी यूजर का रिस्पॉन्स टाइम और रिसोर्स शेयरिंग इक्वल होता है। जो राउंड रोबिन होता है यहाँ सभी यूजर का रिस्पॉन्स टाइम और रिसोर्स शेयरिंग इक्वल होता है। इसमें प्रोसेस को एक फिक्स टाइम तक एग्जीक्यूट करते हैं। वह फिक्स टाइम क्वांटम या फिर टाइम स्लाइस कहते हैं। तो इस फिगर का आप इस डायग्राम का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यह राउंड रोबिन शेड्यूलिंग का डायग्राम है। अगला पॉइंट है, इसमें प्रोसेस को सेलेक्ट करते हैं और टाइम क्वांटम के इक्वल एग्जीक्यूट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हैं। ऐसे करते हुए एक बार सभी प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया जाता है। उसके बाद यदि प्रोसेस का बर्स्ट टाइम बचा है तो उसे क्रम में फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। तो इसे पढ़कर समझ लीजिए। अगला पॉइंट देखते हैं। इसमें एक प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए कई बार टाइम क्वांटम को सिलेक्ट किया जाता है। एडवांटेज हैं, इसमें सभी प्रोसेस को रिस्पॉन्स टाइम अच्छा होता है। रिसोर्स शेयरिंग के लिए बेस्ट सीपीयू शेड्यूलिंग होती है। देखिए इसमें सभी प्रोसेस को रिस्पॉन्स टाइम अच्छा होता है। रिसोर्स शेयरिंग के लिए बेस्ट सीपीयू शेड्यूलिंग है। इसमें स्टारवेशन नहीं आता। और डिसएडवांटेज है, यदि टाइम क्वांटम या फिर टाइम स्लाइस को वैल्यू इंक्रीज कर दें तो यह पीएफसीएफएस जैसे बिहेव करेगी। यदि टाइम क्वांटम या टाइम स्लाइस को वैल्यू बहुत छोटी करते हैं तो स्विचिंग की वजह से ओवरहेड आ जाएगी। आगे देखते हैं प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग में एवरी प्रोसेस की प्रायोरिटी दी जाती है। प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग में एवरी प्रोसेस को उनकी प्रायोरिटी दी जाती है। इसी प्रायोरिटी के बेस पर प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया जाता है। देखिए प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग में प्रत्येक प्रोसेस की प्रायोरिटी दी जाती है। इसे प्रायोरिटी के बेस पर प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया जाता है। सीपीयू हमेशा हायर प्रायोरिटी वाले प्रोसेस को दिया जाता है। सीपीयू जो होता है वो हायर यानी कि हायर प्रायोरिटी वाली प्रोसेस को दिया जाता है। प्रायोरिटी ऑलवेज 1 से अनंत तक नंबर तक असाइन किया जाता है। छोटा नंबर हायर प्रायोरिटी को रिप्रेजेंट करता है। जब टू प्रोसेस
8 की प्रायोरिटी इक्वल होती है तब FCFS की तरह प्रोसेस को सेलेक्ट करते हैं। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग 2 टाइप के होते हैं, विदाउट प्रीम्पशन, विथ प्रीम्पशन। विथ प्रीम्पशन शेड्यूलिंग में अराइवल टाइम के आधार पर प्रायोरिटी को देखकर प्रोसेस के सेलेक्ट करते हैं। एडवांटेज, थ्रूपुट हाई होता है। डिसएडवांटेज, इसमें हाई प्रायोरिटी की प्रोसेस लो प्रायोरिटी की प्रोसेस को डोमिनेट करते हैं, जिससे लो प्रायोरिटी की प्रोसेस स्टारवेशन में चली जाती है। इसे प्रॉब्लम को एजिंग के द्वारा सोल्व की जाता है। अब एजिंग क्या है इसे देख लेते हैं। एजिंग प्रायोरिटी वह टेक्निक है जिसके द्वारा लॉन्ग टाइम से सिस्टम में वेट कर रही प्रोसेस की प्रायोरिटी को इंक्रीज करके उसके एग्जीक्यूशन को परफॉर्म कराया जाता है। आगे देखते हैं। अब देखिए, अभी एकदम महत्वपूर्ण है मल्टीलेवल क्यू शेड्यूलिंग। मल्टीलेवल शेड्यूलिंग में प्रोसेस को डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। देखिए, मल्टीलेवल क्यू में शेड्यूलिंग में प्रोसेस को कई पार्टों में ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। एग्जाम्पल, फोरग्राउंड आर इंटरेक्टिव प्रोसेस, बैकग्राउंड प्रोसेस जिसे बैच कहते हैं। इंटरेक्टिव प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने में शॉर्ट रिस्पॉन्स टाइम की आवश्यकता होती है, जबकि बैकग्राउंड प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने से वेट करना पड़ता है। इसलिए इस CPU शेड्यूलिंग में रेडी क्यू को डिफरेंट क्यू में डिवाइड किया जाता है। प्रोसेस के साइज, नेचर और प्रायोरिटी के बेस पर क्यू में एग्जीक्यूट होती है। एवरी क्यू की डिफरेंट मेथड होते हैं। अब इसका यह देख लीजिए, ये सब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस मतलब डायग्राम का। यह है मल्टीलेवल क्यू शेड्यूलिंग। यह मल्टीलेवल क्यू शेड्यूलिंग का डायग्राम है। फोरग्राउंड प्रोसेस राउंड रोबिन और बैकग्राउंड प्रोसेस। देखिए, फोरग्राउंड प्रोसेस जो होता है वो राउंड रोबिन तथा बैकग्राउंड प्रोसेस जो होता है FCFS के द्वारा एग्जीक्यूट करते हैं। इन दिस शेड्यूलिंग में नहीं होती है जिसमें कोई प्रोसेस रिमेंडिंग होता है। यहाँ कुछ था, डिलीट खत्म हो गया है। हाँ, रिमेंडिंग कर रही जाती है। मल्टीलेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग। इस शेड्यूलिंग में प्रोसेस CPU बर्स्ट के बेस पर डिफरेंट क्यू में एग्जीक्यूट होती है। यह शेड्यूलिंग ऐसा स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है जिसमें सारी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाती हैं, क्योंकि ये फीफो एंड राउंड रोबिन का कॉम्बिनेशन होता है। ये जो होता है वो फीफो एंड राउंड रोबिन का कॉम्बिनेशन होता है। इसका डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये डायग्राम है मल्टीलेवल फीडबैक क्यू। आगे देखते हैं। ऊपर बने डायग्राम में मल्टीलेवल क्यू शेड्यूलिंग को दिखाया गया है। इसमें टाइम क्वांटम की तब तक इंक्रीज करते हैं जब तक सारी प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए। इसमें कभी भी स्टारवेशन नहीं होता है। देखिए, FCFS यानी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का यह है। न्यूमेरिकल आ सकता है लगाने को, तो इसे आप लगा लीजिए। मतलब PDF डाल दूंगा, यदि इसे आप लगा नहीं पा रहे हैं तो यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा, तो उसमें बताएगा कैसे लगाया जाता है। देखिए, यह एग्जीक्यूट होना यहाँ से प्रारंभ करेगा ऊपर, मतलब P1 से देखिए गैंट चार्ट में क्या है, P1 P2 P3 P4 P5। अब यहाँ तो 0 रहेगा ही, यहाँ 0 रहेगा। और किस प्रकार 8 आया है तो P1 8 है। अब यहाँ 8 आया और यहाँ 13 इस प्रकार आया है। 8 5 13 हो गया और 13 6 19 हो गया।
19 20 21 हो गया, 21 3 24। तो इस प्रकार ऐसे ऐसे करके लगा। वेटिंग टाइम आर P1, तो 0 में माइनस 0 होगा, 0 हो गया। वेटिंग टाइम आप P2 यह है 8 माइनस 0। देखिए पहले 0 में 0 पहले थी, मतलब P1 का यदि याद करना चाहते तो 0 में 0 घट जाएगा। P2 का तो 8 माइनस 0, P3 का तो 13 माइनस 0, P4 19 माइनस 0, P5 का है 21, तो 21 माइनस 0। तो इस प्रकार आया इतना। फिर एवरेज आप वेटिंग टाइम की को देखें तो इन सभी के जो आंसर आए हैं वो आपस में जोड़ दिए जाएंगे तथा मतलब जितने यह हैं उस उतना मतलब उससे भाग दिया जाए। देखिए 1 2 3 4 5 5 हैं, तो 5 से भाग दे दिया गया इसे जोड़कर, और भाग दे जितना आंसर आएगा वही एवरेज ऑफ वेटिंग टाइम होगा। और टर्न अराउंड टाइम तो वो यहाँ से प्रारंभ होगा। जैसे वेटिंग टाइम में यहाँ से 0 में 0 किया था, परंतु टर्न अराउंड टाइम में ये अगले वाले उत्थे से होगा। 8 माइनस 0, इसका 8 आ गया, और 13 माइनस 0 13 आ गया। इसी प्रकार 24 तक जाएगा अंत तक। देखिए उसके बाद पुनः उसे जोड़ दिया जाएगा, और जितना है मतलब 1 2 3 4 5 5 है तो 5 से इसमें भी भाग कर दिया जाएगा। आगे देखते हैं किस प्रकार यहाँ है। यह दूसरा उदाहरण है। प्रोसेस है बर्स्ट टाइम। प्रोसेस यह है P1 से P4 तक। बर्स्ट टाइम इतना है 5 10 8 2। तो P1 से हम प्रारंभ करें। गैंट चार्ट इस प्रकार बनेगा P1 P2 P3 P4। तो 0 से प्रारंभ होगा, 0 पर से 5, चूँकि ऊपर से नीचे आ गया यानी कि P1 से आ गया नीचे, तो 5 10 15 15 8 23 23 2 25। वेटिंग टाइम ऑफ P1 0 माइनस 0 0, 5 माइनस 0 5, 15 माइनस 0 15, 23 माइनस 0 23। अब एवरेज वेटिंग टाइम के जानना चाहते तो इन सबको जोड़ दें जो आंसर आया है, यानी कि P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4। और ये 4 है ना, 1 2 3 4, यानी प्रोसेस कितने हैं 1 2 3 4 हैं, तो 4 से भाग दिया जाएगा। जितना आंसर आएगा वही एवरेज ऑफ वेटिंग टाइम होगा। अब टर्न अराउंड टाइम की बात करें तो वह यहाँ से 0 घटाया जाता है। इसमें से P1 का यदि ज्ञात करना चाहे तो P मतलब P का मान 5 माइनस 0 15 माइनस 0 23 माइनस 0 25 माइनस 0। तो जितना आएगा आंसर उसी प्रकार जोड़कर जितना बार आया होगा उतना से भाग दे दिया जाएगा। जितना आएगा आंसर, देखिए भाग दे दिया गया, जितना आएगा आंसर वही हो जाएगा एवरेज ऑफ ए टर्न अराउंड टाइम। आगे देखते हैं। अगला है SJF यानी सोर्सेज जॉब फास्ट। इसका न्यूमेरिकली इस प्रकार है। यह प्रोसेस है और बर्स्ट टाइम है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जिसका बर्स्ट टाइम सबसे कम होता है वहीं से एग्जीक्यूट होना स्टार्ट किया जाता है। तो गैंट चार्ट देखिए किस प्रकार बनेगा। देखिए इसमें P4 का सबसे कम है, P4 का बर्स्ट टाइम केवल 2 है, तो यह पर है P4 होगा। इससे ज़्यादा 5 है यानी कि P1 का P1, इससे ज़्यादा 8 है P3 का P3, इससे ज़्यादा 10 है तो P2। हाँ P2। अब यहाँ 0 होगा, और जो सबसे कम बर्स्ट टाइम था ये 2 हो गया। उससे ज़्यादा 5 था, तो 5 और 2 5 7 हो गया। फिर इससे ज़्यादा 8 था, 7 8 15। अब 15 से मतलब उससे ज़्यादा था 10, यानी P2 का 10, तो 15 10 25 हो गया। अब वेटिंग टाइम इसमें भी
इसमें वेटिंग टाइम होगा इसमें इस प्रकार 0 - 2 2 हो गया, 0 - 7, या फिर इस प्रकार घटा सकते हैं 2 - 0 2 7 - 0 कहाँ गया, कन्फ्यूजन हो जा रहा है। P1 का वेटिंग टाइम ये है 2 - 0 2, और कितना P2 कहाँ, यहाँ नहीं, यहाँ है, तो इसे लिया जाएगा 15 - 0 15। और P3 का वेटिंग टाइम P3 का ये है 7 - 0 7। P4 का सबसे पहले है तो 2 - 0 सॉरी 0 - 0 होगा, यहाँ से लिया जा रहा है, इधर का क्यों लिया जा रहा है ना। अब इस एवरेज वेटिंग टाइम निकालना चाहते हो, इन सबको जोड़कर जितना बार जुड़ना है 1 2 3 4 उससे भाग देकर जितना टाइम आएगा उतना आंसर आ जाएगा एवरेज ऑफ वेटिंग टाइम का। अब टर्न अराउंड टाइम ऑफ P1, तो यह निकलेगा, मतलब इधर वाले से ये P1 का निकालना चाहते हैं तो 7 - 0 P1 का होगा, P2 का 25 - 0 P3 का 15 - 0 P4 का 2 - 0। उसके बाद सब जोड़कर जितने बार में करना है, देखिए यहाँ हुआ है वहाँ, और उसके पास इसे जोड़कर जितना बार में करना था 4 से, यानी 4 बार में करना था, तो इतना आंसर आ गया है। आगे देखते हैं। अगला उदाहरण है SGF का। प्रोसेस है P1 P2 P3 P4 P5, और क्या है बस टाइम है 8 5 6 2 3। चूँकि आप जानते हैं SGF में जिसका बस टाइम सबसे कम होगा वह सर्वप्रथम एग्जीक्यूट होगा। तो इसमें सबसे कम है, गैंट चार्ट में किस प्रकार बनाएंगे, एक गैंट चार्ट है, तो सबसे कम है बस टाइम P4 का, यानी कि 2 है, तो P4 पहले, उसके बाद उससे ज़्यादा है 3 है P5, उससे ज़्यादा 5 से 6 है P3, और P2, रुकिए गलत हो रहा है, 2 P4 यहाँ, हाँ हाँ 2 पर से 3 P5 हो गया। अब 3 पर से 4 आता है, 4 नहीं है, 4 पर से 5 P2, हाँ P2 हो गया। अब उससे 5 पर से 6 7 8 हाथ, हाँ 5 पर से 6 का P3 रहेगा, उससे ज़्यादा 8 है तो P1 रहेगा, और इस प्रकार 0 से चालू करेंगे। और सबसे कम वाला मतलब 2, और इससे ज़्यादा कौन था, 3 था ना, 2 3 5 हो गया। अब इससे ज़्यादा कौन था, 3 से ज़्यादा 5, तो 5 3 8, 3 से ज़्यादा था 3 2 5 था, हाँ 5 होगा। अब 5 5 10 हो गया, 10 हुआ, 10 है, और उसके बाद से 10, और ये था P3 6, 10 6 16 P1, अब 16 और 8 16 8 जो है 8 8 16 24 हो गया। अब वेटिंग टाइम तो आप ये सब निकाल ही सकते हैं, पता चल ही गया होगा। P1 का सबसे पहले निकलेगा, तो P1 से पहले वेटिंग टाइम वाला पहले ही इसके पहले ही निकाला जाता है। जैसे 16 - 0 16, P2 वाला कहाँ, यहाँ है, तो 5 - 0 5, P3 कहाँ है, यहाँ है 10 - 0 10, इस प्रकार यहाँ होगा। और इसे सबको जोड़कर जितने बार में जोड़ा गया है उससे भाग देकर आ जाएगा, टर्न एंड टाइम भी हो जाएगा। हम आगे देखते हैं। देखिए वीडियो बड़ा लंबा होता जा रहा है, ये सब आप लोग
यूट्यूब पर सर्च करके पढ़ लीजिएगा, न्यूमेरिकल आ सकता है। ये सब भी हम केवल थ्योरी वाला देखते हैं। देखिए कितना न्यूमेरिकल है। हाँ, अब थ्योरी देखते हैं यहाँ से। तो देखिए इस वीडियो में यहीं तक। अभी मैं इसके पश्चात तीसरा मैराथन कराने वाला हूँ। इसमें 40 या 45 मिनट का कराऊंगा। अगले मैराथन में यहीं प्रारंभ करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को शेयर करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करें और जितने लोग देख रहे हैं वो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि नोट्स है, इसी प्रकार नोट्स से मैं जावा की तैयारी कराऊंगा। तो इसके लिए आवश्यक है आप सब्सक्राइब कर किए रहें, तभी आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होगा और जावा में टॉप करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।